नमस्कार साथियों, बंटी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। 906 पेपर यानी योग शिक्षा की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। एमपी डीएलएड द्वितीय वर्ष। आपका ये पेपर रहता है 25 नंबर का रहता है। पास होने के लिए आपको इसमें 9 या 10 नंबर लाने होते हैं। ठीक है, 9-10 नंबर ले आएंगे आप, पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से। ठीक है, और 3 घंटे का समय मिलता है, जो कि काफ़ी समय मिलता है। तो आपको जल्दबाजी नहीं करनी है पेपर लिखने में। सारे क्वेश्चन को अच्छे से करना है समझते हुए, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं वो नोट्स से ही आते हैं। तो आप नोट्स अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, नोट्स पढ़ लेना, मैराथन क्लासेस देख लेना, और जो हम क्लास करा रहे हैं वो सारी क्लासेस देख कर जाना। एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको बता दूँ, जितने भी जो सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट, आपकी जो क्लास है योग शिक्षा वाली, आप लोग एक बार फर्स्ट ईयर वालों की भी क्लास देख लेना। ठीक है, फर्स्ट ईयर योग शिक्षा की जो क्लास आएगी वो भी आप देख लेना, क्योंकि योग शिक्षा दोनों ईयर्स में कॉमन रहता है, सब्जेक्ट रहता है। तो एक दूसरे से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन सेम टू सेम पूछे जाते हैं, तो उससे आपको डबल फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी मैराथन क्लासेस रहेगी हमारी फर्स्ट ईयर की, वो आप देख लेना, और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट जो सेकेंड ईयर की क्लासेस रहेंगी वो फर्स्ट ईयर वाले देख लेना। ठीक है, आपको बहुत सारे क्वेश्चन सेम मिलेंगे, तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि ये पूछे जाते हैं सेम। ठीक है, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट है, कॉमन सब्जेक्ट है, और आप नोट्स ले सकते हैं अच्छी तैयारी के लिए, पढ़ने के लिए। तो आपको मैं नंबर नोट करा देता हूँ, 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो बस हमें चाहिए आपका एक लाइक और कमेंट। आप एक लाइक कीजिए, आपका लाइक हमें पॉजिटिव वाइब्स देता है, इससे हमें और अच्छा लगता है कि हम आपके लिए क्लासेस वगैरह लेके आएँ। ठीक है, तो आपके हर एक पेपर में अच्छे नंबर आएंगे, नो टेंशन रहिए, बिना डरे सारे पेपर को सॉल्व कीजिए, अच्छे से दीजिए। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, बस एग्जाम। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उसका आंसर नहीं आ रहा है, तो आप उससे रिलेटेड कुछ भी लिख के आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन खाली नहीं छोड़ना है, बस इतना ध्यान रखना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से करना है। इसमें 9-10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आराम से आप कर लोगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे विकल्प वाले क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि हम जो सॉल्व करा रहे हैं जी PYQ। ठीक है, PYQ सॉल्व करा रहे हैं 2025 का PYQ रहने वाला है आज की क्लास में। 2025 PYQ, इसमें देखो 2 PYQ रहेंगे, 2 पेपर रहेंगे आज की क्लास में। 2 पेपर सॉल्व कराएंगे आपके। 2025 में 2 बार पेपर होते हैं, फर्स्ट चांस और सेकंड चांस, तो दोनों पेपर सॉल्व कराएंगे। तो उसमें जो भी क्वेश्चन रहेंगे आए हुए हैं 2025 के अंदर, वो सारे क्वेश्चन आप करके जाएंगे। उसके बाद एक मैराथन क्लास डालेंगे हम आपकी, वो मैराथन क्लास देख लेना और ये क्लास देख लेना। बस दोनों क्लास से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। उसके बाद फर्स्ट ईयर की क्लास आएगी, तो वो फर्स्ट ईयर वाली आप देख लेना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले जो विकल्प वाले क्वेश्चन है, जो ऑब्जेक्टिव MCQ पूछे जाते हैं, वो आपसे 5 नंबर के पूछे जाते हैं। 5 नंबर के MCQ रहते हैं, तो आराम से आप उसमें 4-5 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अच्छे से करना, 5 ही 5 में से 5 मिल जाएंगे आपको। तो बस आप क्लास को लाइक करें, जितने भी स्टूडेंट देख रहे हैं, जुड़ रहे हैं हमारे चैनल से, क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सिर के बल खड़े होकर किए जाने वाला आसन है। सिर के बल जो खड़े होकर किए जाता है, उस आसन के बारे में आपको बताना है, तो वो शीर्षासन हो जाएगा। ठीक है, इसका द ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 ऑब्जेक्टिव MCQ पूछे जाते हैं, तो आप यहाँ पे इसकी व्याख्या भी लिख सकते हैं, सीख सकते हैं। यानी कि आपसे 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है लिखने वाला, तो आप उसकी व्याख्या भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे व्याख्या सहित इसे समझाएंगे। तो शीर्षासन में शरीर को सिर के सहारे उल्टा खड़ा किया जाता है, इसलिए इसे हेड स्टैंड पोज भी कहते हैं। ठीक है, ये आप शीर्षासन के बारे में लिख सकते हैं अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में। तो योगाभ्यास में व्यक्ति सिर को ज़मीन पर टिकाकर पैरों को ऊपर उठाकर सीधा खड़ा होता है। ठीक है, इस शीर्षासन में। तो आप ये व्याख्या सहित थोड़ा उदाहरण सहित समझेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भुजंगासन और शलवासन का मिला जुला रूप है। भुजंगासन और शलवासन का जो मिला जुला रूप होता है, उसे कहते हैं धनुरासन कहते हैं। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। धनुरासन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी व्याख्या सहित समझाएंगे धनुरासन के बारे में। अगर लिखने वाला क्वेश्चन आए 2 नंबर में, तो आप इसे लिख सकते हैं कि धनुरासन में शरीर धनुष के आकार का बनता है, इसमें भुजंगासन की तरह छाती ऊपर उठती है और शलवासन की तरह पैर पीछे उठते हैं। उदाहरण देखें तो जब व्यक्ति पेट के बल लेटकर हाथों से पैरों को पकड़कर शरीर को ऊपर उठाता है, तो वह क्या कहलाता है? धनुरासन जैसा दिखता है, तो उसे धनुरासन कहते हैं। ठीक है, तीसरा देखें। लाइक करें भाई, आप लोग लाइक नहीं करते तो हमें अच्छा नहीं लगता। लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, लाइक कमेंट शेयर आपको करना है। और यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखें। मुख से हृदय तक स्थान में रहने वाला उपप्राण है। मुख से हृदय तक स्थान में रहने वाला मुख्य प्राण है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो मुख्य प्राण क्या हो जाएगा? कृकल हो जाएगा। ठीक है, कृकल इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृकल। ठीक है,
इसकी व्याख्या यहाँ पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। योग शास्त्र में 5 उपप्राण बताए गए हैं। योग शास्त्र में कितने उपप्राण बताए गए हैं? 5 उपप्राण बताए गए हैं, जिनमें से कृकल उपप्राण मुख और हृदय के बीच कार्य करता है। कृकल उपप्राण क्या करता है? मुख और हृदय के बीच कार्य करता है तथा छींक और भूख से संबंधित क्रियाओं को क्या करता है? नियंत्रित करता है कृकल उपप्राण। ठीक है, जब अचानक छींक आती है वह कृकल उपप्राण की क्रिया मानी जाती है। क्लियर? तो आप ये लिख सकते हैं, अच्छे से समझ आएंगे सारे क्वेश्चंस को और अच्छे से करेंगे। ठीक है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे। गर्दन के विकार दूर करने के लिए उपयोगी मुद्रा है। तो गर्दन के विकार दूर करने के लिए जो उपयोगी मुद्रा होती है उसे क्या कहते हैं? ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। ठीक है, सा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ब्रह्म मुद्रा कहते हैं। इसे व्याख्या सहित और समझेंगे, लिखने वाले क्वेश्चन में हेल्प होगी इससे। ठीक है, तो ब्रह्म मुद्रा में गर्दन को 4 दिशाओं में धीरे धीरे घुमाया जाता है। इससे गर्दन की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और दर्द कम होता है। ठीक है, तो गर्दन को दाएं बाएं, ऊपर नीचे और गोल घुमाना ब्रह्म मुद्रा होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, गर्दन को चारों ओर घुमाना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। तो केवल धाम की स्थापना कब की गई थी? 1924 में की गई थी। ठीक है, 1924 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इसके बारे में थोड़ा देख सकते हैं, 2 नंबर 3 नंबर में पूछ सकता है कि केवल धाम योग संस्थान की स्थापना 1924 में महाराष्ट्र के लोनावाला में की गई थी। कहाँ पे की गई थी? लोनावाला में की गई थी, महाराष्ट्र के में। इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? स्वामी कुवलयानंद थे। ठीक है जी, ऑप्शन यानी ये MCQ में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। योग केवल धाम के स्थापना किसने की थी? संस्थापक कौन है? स्थापना कब हुई थी? 1924, और इसका नाम कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो यह संस्थान योग के वैज्ञानिक अध्ययन और शोध के लिए प्रसिद्ध है। आपको अच्छे से करना है। ठीक है, सारे क्वेश्चन को देखते हुए अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखकर आपके लिखने वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार के विभिन्न मंत्रों के नाम लिखिए। देखो, सूर्य नमस्कार के कई मंत्र होते हैं, यानी कि 12 मंत्र होते हैं सूर्य नमस्कार के। ठीक है, तो आपको 12 मंत्रों के नाम बताने हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, सूर्य नमस्कार योग की एक महत्वपूर्ण क्रिया है। सूर्य नमस्कार योग की क्या है? एक महत्वपूर्ण क्रिया है, जिसमें 12 आसनों का क्रम होता है। हर आसन के साथ सूर्य देव के एक नाम का मंत्र बोला जाता है। इन मंत्रों से सूर्य के विभिन्न गुणों की स्तुति की जाती है और मन में क्या? सकारात्मक ऊर्जा आती है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे। और भाई जो स्टूडेंट नोट्स लेना चाहता है वो नोट्स ले ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके लिए, क्योंकि नोट्स से आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, अच्छे से पढ़ सकते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे सूर्य नमस्कार के 12 मंत्र है। ये ऑप्शन यानी MCQ में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य नमस्कार के कितने मंत्र होते हैं? तो 12 मंत्र होते हैं। ठीक है, तो ओम मित्राय नमः जो सबका मित्र होता है। पहला मंत्र कौन सा होता है? ओम मित्राय नमः जो सबका मित्र होता है। दूसरा होता है ओम रवये नमः जो प्रकाश देता है। जो क्या देता है? प्रकाश देता है। तीसरा मंत्र होता है ओम सूर्याय नमः जो सबको ऊर्जा देता है। ठीक है, ये जिन मंत्रों के उच्चारण है जो कि इनके अर्थ हैं। ठीक है, आप इन्हें अच्छे से समझते हुए देखेंगे, पढ़ेंगे। तो ओम भानवे नमः जो जगत को प्रकाशन करता है। ठीक है, प्रकाशमान करता है जगत को। ओम खगाय नमः जो आकाश में चलने वाला है। जो आकाश में चलने वाला है। ये आपके 5 मंत्र। ये छठा मंत्र देखेंगे तो ओम पुष्णे नमः जो पोषण करता है। ठीक है, ओम पुष्णे नमः जो पोषण करता है। उसके बाद आपका 7वां मंत्र हो जाएगा ओम हिरण्यगर्भाय नमः यानी कि जो सृष्टि का मूल है। ठीक है, ओम मर्च्य नमः यानी कि जिसकी किरणें चारों ओर फैलती हैं। उसके बाद 9वां नेम हो जाएगा आदित्याय नमः जो कि अदिति के पुत्र। ठीक है, उसके बाद आपका 10वां हो जाएगा ओम सवित्रे नमः यानी कि सृजन करने वाला। ठीक है, सृजन करने वाला। 11वां आपका हो जाएगा ओम अर्काय नमः यानी कि जो रोगों को दूर करता है। और आपका जो 12वां हो जाएगा वो हो जाएगा भास्कराय नमः यानी कि ओम भास्कराय नमः जो प्रकाश फैलाता है। ठीक है, तो ये 12 मंत्र आप लिख सकते हैं सूर्य के। ठीक है, सूर्य नमस्कार के ये 12 मंत्र हैं। कई बार नाम और इनके पूछ लेता है तो आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो उदाहरण सहित समझें। सुबह सूर्य की ओर मुख करके सूर्य नमस्कार करते समय हर आसन के साथ एक मंत्र बोला जाता है। इससे शरीर और मन दोनों को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। ठीक है, तो उदाहरण सहित आप समझ सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे कि बंद क्या है, इसके प्रकार समझाइए। तो बंद के आप प्रकार जहाँ पे समझा सकते हैं तो बंद देखेंगे।
तो योग में शरीर के किसी विशेष भाग को संकुचित करके ऊर्जा प्राण को नियंत्रित करने की क्रिया को बंद कहते हैं। बंद का उद्देश्य शरीर में प्राण ऊर्जा को सही दिशा में प्रभावित करना होता है। ठीक है, तो ये बंद की परिभाषा आप लिख सकते हैं बंद के बारे में। और यहाँ पे आप बंद के मुख्य प्रकार भी देखेंगे। ठीक है, तो पहला जो है कि जालंधर बंद हो जाएगा आपका। इसमें ठोड़ी को छाती से लगाकर गले को लॉक किया जाता है। ठीक है, ये आपका जालंधर बंद हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे थोड़े से इसके लाभ भी देखें तो गले के रोगों में लाभ। ठीक है, गले के रोगों में लाभ यानी थायराइड ग्रंथि को संतुलित करता है। उदाहरण सहित यहाँ पे समझें तो प्राणायाम करते समय सांस रोककर ठोड़ी को छाती से लगाना। ठीक है, और दूसरा आपका उड्डयन बंद हो जाएगा। तो इसमें पेट को अंदर की ओर खींचा जाता है, जिसके लाभ देखें तो इससे पाचन शक्ति बढ़ती है, पेट के रोगों में लाभ मिलता है। ठीक है, उदाहरण देख सकते हैं, सांस बाहर छोड़कर पेट को अंदर खींचना। ठीक है, तो आपका तीसरा आपका मूल बंद हो जाएगा। इसमें गुदा और जननांग क्षेत्र की मांसपेशियों को संकुचित किया जाता है। तो इसके लाभ शरीर की ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने में क्या करता है, मदद करता है। मानसिक स्थिति क्या होती है, इससे मानसिक स्थिरता क्या होती है, बढ़ती है। ठीक है, मानसिक स्थिरता बढ़ती है। उदाहरण देकर ध्यान करते समय नीचे के भाग को हल्का कसकर रखना। ठीक है, अब आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मुद्रा के प्रकार लिखिए। तो मुद्रा के आपको प्रकार लिखने हैं। ठीक है, तो मुद्रा का अर्थ है शरीर या हाथों की ऐसी विशेष स्थिति जिसमें शरीर की ऊर्जा का संतुलन बना रहता है और स्वास्थ्य में क्या आता है, सुधार आता है। ठीक है, तो मुद्राओं के यहाँ पे प्रकार देखेंगे तो पहला होता है आपका हस्त मुद्रा यानी कि हाथों की उंगलियों से बनने वाली मुद्रा। ठीक है, ज्ञान मुद्रा, चिन्ह मुद्रा। ठीक है, उदाहरण से देख सकते हैं। इसके लाभ एकाग्रता और मानसिक शक्ति इससे क्या होती है, बढ़ती है। दूसरा आपका हो जाएगा मनोमुद्रा यानी कि यह मन और आँखों से संबंधित होती है। उदाहरण देखें जैसे कि संभवी मुद्रा। ठीक है, संभवी मुद्रा यानी कि लाभ देखें इसके ध्यान और मानसिक नियंत्रण में मदद करती है। ठीक है, तीसरी आपकी काय मुद्रा हो जाएगी जो शरीर की विशेष स्थिति से बनने वाली मुद्रा होती है, जैसे कि योग मुद्रा होगी। अब इसके लाभ भी देख सकते हैं आप, तो शरीर को लचीला और मजबूत बनाती है ये। ठीक है, चौथी आपकी बंद मुद्रा यानी कि जिसमें बंद और मुद्रा दोनों का प्रयोग होता है और इसका उदाहरण है महामुद्रा। ठीक है, जैसे लाभ ये शरीर को संतुलित करती है। ठीक है, शरीर की ऊर्जा को क्या करती है, संतुलित करती है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्वास्थ्य और सर्वांगीण विकास के संदर्भ में योग का महत्व बताइए। ठीक है, तो योग केवल व्यायाम नहीं होता है बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के लिए संतुलित विकास का माध्यम होता है। योग केवल व्यायाम नहीं होता है बल्कि यह शरीर, मन और आत्मा के संतुलित विकास का क्या होता है, एक माध्यम होता है। ठीक है, योग का महत्व समझेंगे। शारीरिक स्वास्थ्य, योग से शरीर कैसा होता है, मजबूत होता है, लचीला और स्वस्थ बनता है। ठीक है, उदाहरण के लिए भुजंगासन से रीढ़ की हड्डी को क्या किया जाता है, मजबूत किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखें मानसिक शांति। मानसिक शांति यानी कि योग तनाव और चिंता को कम करता है। ध्यान और प्राणायाम में क्या लाता है, मन में शांत रहता है। ठीक है, ध्यान और प्राणायाम से मन कैसा रहता है, शांत रहता है। मानसिक शांति योग में। ठीक है, अब तीसरा देखें एकाग्रता बढ़ती है। क्या होती है, एकाग्रता बढ़ती है यानी योग से ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है। विद्यार्थी ध्यान करने से पढ़ाई में अधिक ध्यान लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 4 रोगों से बचाव। रोगों से बचाव, योग कई बीमारियों से बचने में क्या करता है, मदद करता है। अनुलोम विलोम करने से फेफड़े मजबूत होते हैं। ठीक है, 5वां देखें व्यक्तित्व विकास। योग से आत्मविश्वास बढ़ता है, अनुशासन और सकारात्मक सोच भी बढ़ती है। ठीक है, व्यक्तित्व विकास होता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आसन करते समय ध्यान रखने वाली सावधानियां। इंपॉर्टेंट है भैया, मैं आपको बता दूं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कई बार पूछा गया है, तो इम्पोर्टेंट है कि आसन करते समय ध्यान रखने वाली सावधानियां। जब भी आप आसन करो तो आपको किन किन चीज़ों को ध्यान रखना है ये आपको लिखना है। और आप जो आसन करते हैं, आप में से स्टूडेंट वो किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हैं, तो वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको वही सारी चीज़ें आपको लिखनी है अच्छे से। तो एक एक करके सारी चीज़ें देखेंगे, आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। बस मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपने नोट्स परचेस नहीं किए हैं तो भाई एक बार नोट्स और परचेस कर लो, अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी।
बाकी आप लोगों की मर्जी है आपको नोट्स लेना है या नहीं लेना है। अगर आप ले लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपकी ये लास्ट साल है तो इसमें आपको अच्छा स्कोर रहेगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा और आपके घर वाले भी खुश रहेंगे। क्या पता कभी फ्यूचर में मेरिट आधार पे नौकरी मिलने लगी तो परसेंटेज हमेशा काम आती है, परसेंटेज से ही मेरिट बनती है। ठीक है, तो मेरिट के लिए आप नोट्स ज़रूर परचेज कर लें, परसेंटेज बनाओ। ठीक है, 72 40 28 72 81 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, तो आप व्हाट्सअप पे मैसेज करें और नोट्स परचेज कर लें। ठीक है, तो चलिए इसमें पूछ रहा था आसन करते समय ध्यान रखने वाली सावधानी, तो कौन कौन सी सावधानी हमें ध्यान रखनी चाहिए, कौन कौन सी नहीं रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं। आसन हमेशा खाली पेट करना चाहिए। आसन आपको कैसे करना चाहिए, हमेशा खाली पेट ही करना चाहिए। ठीक है, क्लियर। साफ और शांत स्थान पर अभ्यास करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कहीं भी बैठ के चालू हो गए आसन करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा नहीं करना। बिल्कुल साफ सुथरी जगह होनी चाहिए, शांत वातावरण होनी चाहिए, मतलब शांत स्थान होना चाहिए। यहाँ पे चाय चेंचू नहीं होनी चाहिए, कोई भी शोर शराबा नहीं होना चाहिए। उस जगह अभ्यास करना चाहिए आसन का, ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है, और आसन हमेशा खाली पेट करो, सुबह एकदम फ्रेश होकर बढ़िया तरीके से आसन करना चाहिए आपको। क्लियर। और तीसरा आपका हो जाएगा आसन धीरे धीरे और सही तरीके से करना चाहिए। आप में से ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, आप में से करते होंगे योग वगैरह, तो क्या करते हैं वो जल्दबाजी कर लेते हैं, उन्हें लगता है कि जल्दी करो ख़त्म हो जाएगा। नहीं, आसन को हमेशा धीरे ही करना चाहिए। चाहे आप थोड़े 10 मिनट के लिए करो, 20 मिनट के लिए करिए, आध घंटे के लिए करो, लेकिन करो धीरे धीरे और सही तरीके से क्रम के अनुसार करो। ऐसा नहीं आप कहीं से कुछ भी कर रहे हैं तो वो आपको नुकसान भी दे सकता है। ठीक है, आसन को अच्छे से करो ताकि आपको फ़ायदा मिले उससे पूरा। ठीक है। चौथा पॉइंट आप लिख सकते हैं शरीर पर अधिक जोर नहीं डालना चाहिए। आसन के चक्कर में शरीर पर अधिक जोर नहीं डालना चाहिए। काफ़ी बच्चे जिम करते हैं तो 2 किलो वेट की जगह वो 5 किलो उठाने लगते हैं, तो ये गलत होता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट सांस को सामान्य रखना चाहिए। सांस को जल्दी नहीं लेना चाहिए, ना जल्दी लेना ना छोड़ना चाहिए आसन में। ठीक है, बिल्कुल सांस को सामान्य रखना है। ठीक है। शुरुआत में कठिन आसन नहीं करने चाहिए, यानी कि शुरुआत में आप लगे हैं कोई सी भी शुरुआत हमेशा छोटे आसनों से, सरल आसनों से करनी चाहिए जो आसानी से हो जाए। ठीक है, धीरे धीरे आपको कठिन आसनों की तरफ बढ़ना चाहिए, यानी कि सरल से कठिन की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है। किसी बीमारी में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। अगर आप बीमार हैं तो आपको आसन नहीं करने चाहिए और डॉक्टर्स के हिसाब से सलाह लें। डॉक्टर से पूछें कि डॉक्टर की भी सलाह भी ज़रूरी होती है, डॉक्टर बताएगा आपको कौन कौन आसन करने चाहिए अगर आप बीमार हैं तो। ठीक है, तो आप ये 7 पॉइंट लिख सकते हैं। 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि आसन करते समय ध्यान रखने वाली सावधानी है, तो आपको इन 7 पॉइंट को ध्यान रखना है जब भी आसन करो। अगर ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछता है तो आप यही पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राण क्या है। प्राण क्या है, इसके भेद बताइए। तो प्राण क्या है आपको ये समझना है और इसके भेद भी बताने हैं। 4 या 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। शरीर में जीवन को चलाने वाली ऊर्जा को प्राण कहते हैं। शरीर में जीवन को चलाने वाली ऊर्जा को प्राण कहते हैं। प्राण के कारण ही सांस लेना होता है, रक्त संचार और शरीर की सभी क्रियाएं कैसी होती हैं, संभव होती हैं। ठीक है। इसके जो प्राण के जो भेद होते हैं वो 5 भेद होते हैं। ठीक है, 5 भेद इसके। तो चलिए कौन कौन से। पहला होता है प्राण। इसमें क्या होता है, यह हृदय और फेफड़े के क्षेत्र में क्या करता है, कार्य करता है। ठीक है, जैसे कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया ये किससे होती है, प्राण से ही होती है। और दूसरा यहाँ पे देखें अपान। अपान में क्या होता है, यह नाभि के नीचे के भाग में कार्य करता है, यानी मल मूत्र और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना। ठीक है। तीसरा देखें समान। समान यह नाभि के आसपास कार्य करता है, जैसे भोजन को पचाने में मदद करता है। ठीक है। चौथा देखें उदान। उदान में क्या होता है, यह गले और सिर के भाग में कार्य करता है, जैसे बोलना, निगलना और चेहरे की गतिविधियां। ठीक है। इनको अच्छे से आप पढ़ते चलें, ज़्यादा कठिन नहीं है, लैंग्वेज सरल रखी है हमने। नोट्स आपने परचेस किए होंगे तो आप इसे पढ़ सकते हैं। नोट्स में सारी PDF आपको मिल जाएंगी। 5वां आपका हो जाएगा व्यान, यानी ये पूरे शरीर में क्या करता है, कार्य करता है, जैसे रक्त संचार और शरीर की गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रित करना। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है
प्राणायाम करते समय रखी जाने वाली सावधानियाँ। पहले हमने आसन की पढ़ी थी, अब ये प्राणायाम करते समय रखी जाने वाली सावधानियों के बारे में पढ़ेंगे। दोनों में मिलती जुलती सावधानी रखनी पड़ती है। योग करने के लिए प्राणायाम भी सुबह खाली पेट करना चाहिए, मिलती जुलती ही हैं। आपको सेम कुछ पॉइंट याद रखने हैं, थोड़ा बहुत अंतर कर देना है। अगर ऐसे पूछे आपसे, प्राणायाम में सुबह खाली पेट, प्राणायाम सुबह खाली पेट करना चाहिए, ठीक है। पहली सावधानी तो ये हो जाएगी। दूसरी, स्थान कैसा होना चाहिए? साफ और शांत होना चाहिए। क्लियर? पॉइंट सेम वैसे ही है, थोड़ा बहुत अंतर है बस। सांस धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से लेनी चाहिए। जल्दी सांस नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। प्राणायाम में जल्दी सांस नहीं लेनी चाहिए। शुरुआत में कम समय तक अभ्यास करना चाहिए, ज़्यादा एक साथ अभ्यास ना करें। आप लगे पड़े हैं तो ऐसा नहीं करना है आपको, धीरे धीरे, ठीक है। धीरे धीरे शुरुआत ही करनी है। बीमार होने पर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। क्लियर? और 7वां पॉइंट कह रहा है कि मन और शांत और ध्यान केंद्रित रखना चाहिए। मन को शांत और ध्यान को क्या करना चाहिए? केंद्रित रखना चाहिए प्राणायाम करते समय, ठीक है। तो प्राणायाम के ये 7 पॉइंट है। आसन से मिलते जुलते, बस थोड़ा अंतर, इसमें पूरा फोकस प्राणायाम पे किया गया है। प्राणायाम भी सुबह खाली पेट होता है, आसन भी होता है, ठीक है। साफ सुथरा स्थान होना चाहिए, शांत वातावरण होना चाहिए, सांस धीरे धीरे और नियंत्रित तरीके से लेनी चाहिए, और जल्दी सांस नहीं लेनी चाहिए। शुरुआत में कम समय तक अभ्यास करना चाहिए, और बीमार होने पर आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। मन को शांत और ध्यान केंद्रित रखना चाहिए, ठीक है। आप ये पॉइंट अच्छे से लिख सकते हैं अगर आपसे पूछता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राणायाम की विभिन्न विधियों को समझाइए। प्राणायाम की जो विभिन्न विधियां उनको समझाना। तो प्राणायाम का जो अर्थ है पहले वो समझेंगे। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से 2 शब्द हैं यहाँ पे देखेंगे। प्राणायाम 2 शब्दों से मिलकर बना है, तो प्राण प्लस आयाम, ठीक है। प्राण प्लस आयाम से बनाए तो देखें, प्राण यानी कि जीवन शक्ति या वह ऊर्जा जिससे शरीर की सभी क्रियाएं चलती हैं, ठीक है। प्राण का अर्थ क्या होता है? जीवन शक्ति या वह ऊर्जा जिससे शरीर की सभी क्रियाएं क्या करती हैं? चलती हैं, ठीक है। और आयाम का जो अर्थ होता है, आयाम का अर्थ जानेंगे विस्तार या नियंत्रण, ठीक है। आयाम के क्या अर्थ होता है? विस्तार या नियंत्रण, ठीक है। तो आपको ये सारी चीज़ें आप लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा एग्जाम में, ठीक है। अच्छे से ध्यान रखें। अर्थात सांस को नियंत्रित करके शरीर की जीवन ऊर्जा को संतुलित और विकसित करने की जो प्रक्रिया होती है उसी को क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं, ठीक है। योग में प्राणायाम का बहुत महत्व है, क्योंकि इससे शरीर स्वस्थ रहता है, मन शांत होता है और एकाग्रता क्या होती है? बढ़ती है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं प्राणायाम के मुख्य भागों की बात करेंगे। तो प्राणायाम के जो मुख्य भाग होते हैं सामान्यतः 3 क्रियाएं होती हैं, ठीक है। कौन कौन सी? पूरक यानी सांस को अंदर लेना होता है इसमें। कुंभक यानी कि सांस को रोकना होता है। रेचक यानी कि सांस बाहर छोड़नी होती है, ठीक है। तो ये आप 3 क्रियाएं ध्यान रख सकते हैं प्राणायाम की, पूरक, कुंभक और रेचक। और यहाँ पे प्राणायाम की मुख्य विधियों के बारे में देखेंगे। तो प्राणायाम की जो मुख्य विधियाँ होती हैं उनमें से जो पहली विधि है अनुलोम विलोम विधि, ठीक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है 1 नंबर में या 2 नंबर में। अनुलोम विलोम का अर्थ बताइए, अनुलोम विलोम क्या होता है। तो इस तरीके से आपसे पूछ सकता है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो यह सबसे सामान्य और लोकप्रिय प्राणायाम है, इसमें क्या होता है? इसमें दोनों नासिकाओं से बारी बारी से सांस ली जाती है और छोड़ी जाती है, ठीक है। अनुलोम विलोम में, ठीक है। क्लियर? ये तो स्कूल वगैरह में भी कराया जाता है अनुलोम विलोम, आपने देखा होगा। तो इसकी जो विधि है, विधि देखेंगे। और विधि से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस नहीं किए तो नोट्स ज़रूर परचेस कर लें सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ने के लिए। 72 40 28 72 81 नंबर नोट कर लें, ठीक है। और क्लास को, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्लास को लाइक कर देना अभी तक आपने नहीं किया है तो, ठीक है। तो इसकी विधि देखेंगे। पद्मासन या सुखासन में सीधा बैठें, ठीक है। पद्मासन और सुखासन में सीधा बैठें। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका बंद करें।
बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस अंदर लीजिए। हम अनुलोम विलोम की विधि आपको बता रहे हैं कि आपको अनुलोम विलोम कैसा करना चाहिए। एक बार और अच्छे से शुरू से मैं आपको बता रहा हूँ, सुने। पद्मासन या सुखासन में सीधा बैठना है, ठीक है। दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद करें। उसके बाद बाईं नासिका से धीरे धीरे सांस अंदर की तरफ खींचें। उसके बाद अब बाईं नासिका बंद करके दाहिनी नासिका से सांस छोड़ें, फिर दाहिनी से सांस लें, फिर बाईं से छोड़ें। यानी कि मैं आपको बता दूं, पद्मासन या सुखासन में आपको सीधे बैठना है। फिर आपको दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका यानी एक नाक, जो दो नाक है हमारी जिनसे हम सांस लेते हैं, एक को बंद करके सांस को अंदर लेना चाहिए आपको, फिर दूसरी तरफ से निकालना चाहिए, ठीक है। फिर दूसरी तरफ से सांस लेकर इस तरफ से निकालनी चाहिए। राइट से सांस लेकर लेफ्ट निकालनी चाहिए, लेफ्ट से सांस लेकर राइट निकालनी चाहिए, ठीक है। यही क्या होता है, अनुलोम विलोम होता है। अब इसके लाभ देखेंगे, आपको ऐसे ही पढ़ना है। लाभ देखें इससे क्या फ़ायदा होता है अनुलोम विलोम से। तो इसमें क्या होता है, फेफड़े मजबूत होते हैं। दूसरा, रक्त संचार बेहतर होता है। मानसिक तनाव कम होता है और एकाग्रता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। उदाहरण देखें यहाँ पे, यदि कोई विद्यार्थी रोज सुबह 10 मिनट अनुलोम विलोम करता है तो उसका मन शांत रहता है और पढ़ाई में ध्यान बढ़ता है, ठीक है। अब दूसरा देखें यहाँ पे, दूसरा हो जाएगा आपका कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम, इसमें इस प्राणायाम में तेजी से सांस बाहर छोड़ी जाती है और सांस अपने अंदर चली जाती है। इसकी विधि देखें, आराम से सीधा बैठें। कपालभाति प्राणायाम की जो विधि है उसमें क्या होता है, आप इसे अच्छे से समझेंगे। इसकी विधि, आराम से सीधा बैठें। आराम से क्या करें, सीधा बैठें। उसके बाद आपको क्या करना है, पेट को अंदर खींचते हुए जोर से सांस बाहर छोड़ना है, ठीक है। पेट को अंदर खींचते हुए आपको सांस को बाहर छोड़ना है। फिर उसके बाद सांस अपने आप अंदर चली जाएगी। सांस अपने आप अंदर चली जाएगी। इस प्रक्रिया को लगातार दोहराना चाहिए, ठीक है। यही किसकी प्रक्रिया है, ये कपालभाति प्राणायाम की प्रक्रिया है, विधि है। आपसे ये पूछ लेता है तो आपको ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। इसके लाभ भी देखें, आपसे लाभ भी पूछ लेता है अलग से 2 नंबर में कि कपालभाति प्राणायाम के 2 लाभ लिखिए, 4 लाभ लिखिए या 5 लाभ लिखिए। तो आपको लिखने चाहिए। पाचन शक्ति बढ़ती है, इससे पेट के रोग दूर होते हैं। मोटापा कम और कर्म करने में सहायक होता है। ये शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए देखें यहाँ पे, जो लोग कब्ज गैस की समस्या से परेशान होते हैं उन्हें कपालभाति से लाभ मिलता है, ठीक है। तीसरा आपका हो जाएगा वस्त्रिका प्राणायाम। वस्त्रिका प्राणायाम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें सांस तेजी से अंदर और बाहर ली जाती है। अब इसकी विधि देखें, सीधा बैठा है, इसमें सीधा बैठते हैं इसमें और क्या करते हैं, तेजी से सांस अंदर लें और बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, सीधे बैठकर तेजी से यानी कि जोर से आपको सांस अंदर लेनी है और बाहर छोड़नी है। यह क्रिया लगातार कुछ समय तक आप करते रहना है, ठीक है। अब इसके जो लाभ हैं वो आपको लाभ कौन कौन से मिलते हैं इससे। पहला जो लाभ है आपका, इसमें शरीर में ऊर्जा बढ़ती है, ठीक है। शरीर में क्या होती है, इससे ऊर्जा बढ़ती है। दूसरा, आपका फेफड़े मजबूत होते हैं। तीसरा, आपका इससे सर्दी जुकाम में लाभ मिलता है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, ठंड के मौसम में वस्त्रिका करने से शरीर कैसा होता है, गर्म रहता है, ठीक है। तो आप इन पॉइंट को अच्छे से पढ़ें। चौथा आपका जो प्राणायाम हो जाएगा वो हो जाएगा ब्राह्मरी प्राणायाम, ठीक है। इसमें सांस छोड़ते समय मधुमक्खी जैसी आवाज़ निकाली जाती है। इसमें क्या होता है, सांस छोड़ते समय मधुमक्खी जैसी आवाज़ निकाली जाती है। ये क्या हो जाएगा, इसका नाम ही भ्रामरी प्राणायाम है, ठीक है। अब इसकी विधि देखें, आराम से बैठकर आंखें बंद करें। इसमें गहरी सांस लें और सांस छोड़ते समय मैं की आवाज़ निकालनी, ठीक है। मैं की आवाज़ निकालनी, जैसे मधुमक्खी करती है ना, भिन्न भिन्न उसी तरह की आवाज़ निकालनी, जैसे कि ऐसी आवाज़ निकालनी, ठीक है। अब इसके लाभ देखें, इससे क्या फ़ायदा होता है। इसे करने से, इस आसन को, इस प्राणायाम को करने से क्या लाभ मिलता है, तनाव और चिंता कम होती है। इससे मन शांत होता है, ध्यान में सहायता मिलती है, ठीक है। उदाहरण सहित समझेंगे इसे। परीक्षा से पहले भ्रामरी करने से घबराहट कम होती है, ठीक है। पांचवा आपका हो जाएगा उज्जाई प्राणायाम, ठीक है। उज्जाई प्राणायाम, इसमें
गले को थोड़ा संकुचित करके सांस ली जाती है जिससे हल्की आवाज़ आती है। तो इसके लाभ भी देखेंगे हम। लाभ कौन से इसके? फेफड़े मजबूत होते हैं इससे, शरीर में ऊर्जा का संतुलित बना रहता है और मन शांत होता है। ठीक है। कह रहा है पंचकोश क्या है? पंचकोश क्या है, इसके प्रकार बताइए। तो पंचकोश का अर्थ जानेंगे सबसे पहले कि पंचकोश होता क्या है, उसके बाद इसके प्रकारों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं कि पंचकोश होता क्या है। सबसे पहले पंचकोश के बारे में पढ़ते हैं। योग दर्शन के अनुसार मानव शरीर केवल भौतिक शरीर नहीं है। योग दर्शन के अनुसार मानव शरीर केवल भौतिक शरीर नहीं है, बल्कि यह 5 परतों या आवरणों से बना होता है। इन 5 परतों को पंचकोश कहा जाता है। ठीक है, जो मानव शरीर होता है वो योग दर्शन के अनुसार वो भौतिक शरीर नहीं है केवल। आप समझते कि भौतिक ही शरीर हो नहीं है केवल, इसमें क्या है 5 परतों या 5 आवरण कह सकते हैं, उनसे बना होता है। उन्हीं जो 5 परतों या 5 आवरण से जो बना है उसी को क्या कहते हैं? पंचकोश कहते हैं। ठीक है, ये पांचों कोश शरीर, मन और आत्मा के विकास को क्या करते हैं? दर्शाते हैं। क्लियर? पंचकोश में आपसे पूछे तो आप ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं आराम से, आपको नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ें। और मैं आपको यहीं पे एक जानकारी और दे देता हूँ, आप बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस कर लें, नोट्स पढ़ लें। ठीक है, कम समय बचा है तो आप नोट्स ज़रूर पढ़ लें, नोट्स से आपको हेल्प हो जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि नोट्स से आप 90% बना लोगे, लेकिन एंड टाइम पे कम टाइम बचा है तो नोट्स आप पढ़ के शॉर्ट नोट्स पढ़ लोगे तो आपको हेल्प मिल जाएगी एग्जाम में। ठीक है, तो नंबर नोट कर लें 72 40 28 72 81। आपके पास कम टाइम है तो आप नोट्स पढ़ के अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं, अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, मैं ये कह सकता हूँ। ठीक है, तो आप नोट जरूर परचेज कर लें। 72 40 28 72 81। अगर ज़्यादा क्वेश्चन मैच कर गया नोट से तो आपकी तो मौज ही मौज है, फिर तो अच्छी परसेंटेज 90+ भी जा सकती है। लेकिन हमने इसमें नोट्स हैं उनमें रखे वही क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। चलो इसके पंचकोश के प्रकार देखते हैं कि पंचकोश के प्रकार क्या होते हैं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना अभी तक नहीं किया है। तो सबसे पहला जो कोश होता है वो क्या होता है? अन्नमय कोश होता है। ठीक है, कौन सा कोश होता है? अन्नमय कोश होता है। पंचकोश में सबसे पहला कोश अन्नमय कोश, यह शरीर की सबसे बाहरी परत है। यह शरीर की सबसे बाहरी परत है अन्नमय कोश। ठीक है, अब इसका अर्थ जाने, यह भोजन यानी कि अन्न से बना होता है, इसलिए इसे अन्नमय कोश कहते हैं। भोजन से बना होता है इसलिए क्या कहते हैं? इसे अन्नमय कोश कहते हैं। इनमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं अन्नमय कोश में, वो यहाँ पे देखेंगे। हड्डियाँ, मांसपेशियाँ, त्वचा और रक्त। ठीक है, ये अन्नमय में शामिल होती हैं। उदाहरण सहित समझेंगे। यदि हम पौष्टिक भोजन और व्यायाम करते हैं तो अन्नमय कोश मजबूत होता है। ठीक है, ये अन्नमय कोश का उदाहरण है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब पढ़ें प्राणमय कोश। प्राणमय कोश क्या होता है ये समझेंगे। प्राणमय कोश दूसरा कोश होता है आपका पंचकोश का। यह शरीर की ऊर्जा से संबंधित होता है। प्राण में जो कोश होता है वो शरीर की ऊर्जा से संबंधित होता है। इसमें जो कार्य होता है वो सांस, रक्त संचार और शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने का कार्य होता है। ठीक है, उदाहरण में देख सकते हैं आप, प्राणायाम करने से प्राणमय कोश मजबूत होता है। ठीक है, प्राणायाम करने से प्राणमय कोश कैसा होता है? मजबूत होता है। क्लियर? तीसरा कोश देखें। तीसरा कोश होता है आपका मनोमय कोश। ठीक है, मनोमय कैसे इसमें होता है? यह मन और भावनाओं से संबंधित होता है। जो मनोमय कोश होता है वो मन और भावना से कैसा होता है? संबंधित होता है। ठीक है, इसमें जो शामिल होते हैं वो कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, आप जहाँ से अच्छे से एक बार पढ़ेंगे देखेंगे। इसमें जो शामिल होने वाली चीज़ें वो विचार, मन की बात हो रही है तो विचार आएंगे, भावनाएं आएंगी, इच्छाएं आएंगी। ठीक है, जब व्यक्ति खुश या दुखी होता है तो यह मनोमय कोश से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, तो ये किस में आएगा? मनोमय कोश में आएगा। इन्हें अच्छे से आप पढ़ें, बहुत ही सरल और इजी लैंग्वेज में आपको समझा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो चौथा कोश आता है आपके पंचमय कोश का वो होता है विज्ञानमय कोश। यह बुद्धि और ज्ञान से संबंधित होता है। जो विज्ञानमय कोश होता है वो किससे संबंधित होता है? बुद्धि और ज्ञान से संबंधित होता है। इसके कार्य की बात करें तो यह सही और गलत का निर्णय लेता है, सोचने और समझने की क्षमता के बारे में होता है। ठीक है, विज्ञानमय कोश उदाहरण से समझें। किसी समस्या का सही समाधान निकालना, किसी समस्या का सही समाधान निकालना विज्ञानमय कोश कार्य है। ठीक है, विज्ञानमय कोश का कार्य सही समस्या का समाधान निकालना। अब जो आपका लास्ट में जो कोश है वो आता है आनंदमय कोश। ठीक है, जो पंच कोश में से लास्ट कोश आपका होता है
आनंदमय कोश, ठीक है। यह सबसे अंदर की परत होती है। जो आनंदमय कोश होता है ये सबसे अंदर की परत होती है, आत्मा से संबंधित होती है, ठीक है। आनंदमय कोश विशेषता देखें इसकी, यह शांति, आनंद और आध्यात्मिक अनुभव से जुड़ी होती है, ठीक है। उदाहरण सहित और अच्छे से समझेंगे इसे। गहरे ध्यान के दौरान व्यक्ति को जो आनंद और शांति मिलती है वह आनंदमय कोश से जुड़ी होती है, ठीक है। क्लियर। आपको ये 5 कोश हमने बताए, इनको अच्छे से पढ़ें। पहला शुरू से मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे तो हम बात कर रहे थे पंचकोश की। तो पंचकोश के प्रकारों में एक तो अन्नमय कोश हो जाएगा आपका, जो अन्न से जुड़ा होगा। दूसरा आपका हो जाएगा प्राणमय कोश, जो शरीर की ऊर्जा से जुड़ा होगा। और तीसरा आपका हो जाएगा मनोमय कोश, जो मन और भावना से जुड़ा होगा। और विज्ञानमय कोश जो बुद्धि और ज्ञान से जुड़ा होगा। और आपका आनंदमय कोश जो अंदर की परत है, जो आत्मा से जुड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस भाई क्लास को जरूर लाइक कर देना अभी तक नहीं किया है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना जितने भी स्टूडेंट हैं जो पहली बार जुड़ रहे हैं और भी क्लासेस देखने के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है योग वशिष्ठ में योग के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। योग वशिष्ठ में योग के स्वरूप को क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो योग वशिष्ठ एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ है। योग वशिष्ठ क्या है, एक ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है, प्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ है योग वशिष्ठ, ठीक है। योग वशिष्ठ एक ग्रंथ है, इतना ध्यान रखेंगे। और ये एक प्रसिद्ध आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसमें महर्षि वशिष्ठ ने भगवान राम को योग और जीवन का ज्ञान दिया है। महर्षि वशिष्ठ ने इस योग में क्या किया है, जो योग वशिष्ठ है इसके जो लेखक हैं जो है कौन है, वो महर्षि वशिष्ठ हैं, क्योंकि इसका नाम भी योग वशिष्ठ है, ठीक है। तो इसमें क्या किया गया है, भगवान राम को योग और जीवन का ज्ञान दिया गया है। किस में दिया गया है, योग वशिष्ठ में, ठीक है। और ये एक आध्यात्मिक ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया है, महर्षि वशिष्ठ के द्वारा, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन में योग वशिष्ठ में योग के स्वरूप को बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस ग्रंथ में योग को मन की शुद्धि और आत्मज्ञान प्राप्त करने का साधन बताया गया है। जो योग वशिष्ठ योग ग्रंथ है इसमें क्या बताया गया है, मन की शुद्धि और आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक साधन बताया गया है, ठीक है, इस योग को, ठीक है। अब योग वशिष्ठ के अनुसार योग के मुख्य जो सिद्धांत है उनकी चर्चा करेंगे। पहला जो सिद्धांत आपका मन का नियंत्रण। मन का नियंत्रण यानी योग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य मन को नियंत्रण करना होता है, ठीक है, नियंत्रित करना होता है। योग का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या होता है, मन को नियंत्रित करना, ठीक है। ये मन का नियंत्रण पहला सिद्धांत हो जाएगा। उदाहरण यानी कि ध्यान और साधना करने में क्या होता है, ध्यान और साधना करने से मन शांत होता है, ठीक है। दूसरा सिद्धांत आपका ज्ञान का सिद्धांत हो जाएगा। इसमें योग वशिष्ठ के अनुसार सही ज्ञान से ही व्यक्ति जीवन की सच्चाई को समझ पाता है। अगर आपको ज्ञान नहीं है तो कोई भी आपको पागल बना के चला जाएगा। नेक्स्ट आपका तीसरा हो जाएगा आत्मज्ञान, ठीक है। तो योग के माध्यम से व्यक्ति अपने असली स्वरूप यानी आत्मा को पहचानता है। किसके माध्यम से, योग के माध्यम से। चौथा सिद्धांत हो जाएगा आपका वैराग्य। वैराग्य यानी संसार की अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहना योग का महत्वपूर्ण भाग होता है। वैराग्य क्या है, संसार की अनावश्यक इच्छाओं से दूर रहना योग का महत्वपूर्ण भाग है। उसके बाद आपका जो आता है वो पांचवा जो लास्ट है मोक्ष आता है, ठीक है। मोक्ष यानी योग का अंतिम लक्ष्य क्या होता है, मुक्ति या मोक्ष प्राप्त करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है योग के संबंध में स्वामी विवेकानंद की विचारधारा का वर्णन कीजिए। योग के संबंध में स्वामी विवेकानंद की विचारधारा का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं इसका आंसर। स्वामी विवेकानंद महान संत, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने योग को विश्व भर में प्रसिद्ध किया। किसकी बात हो रही है, स्वामी विवेकानंद की हो रही है, जो कि एक महान संत थे, दार्शनिक और आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने योग को विश्व भर में क्या किया, प्रसिद्ध किया। अपने देश के साथ साथ विदेशों में भी इसे क्या किया, प्रसिद्ध किया। उनके अनुसार योग मनुष्य के शरीर, मानसिक और आध्यात्मिक विकास का क्या है, मार्ग है, ठीक है।
अब स्वामी विवेकानंद के योग संबंधित विचार समझेंगे कि स्वामी विवेकानंद के कौन कौन से विचार हैं योग को लेकर। ठीक है, तो पहला जो विचार है उनका आत्मशक्ति का विकास। वो कहते हैं कि योग से क्या होता है, आत्मशक्ति का विकास होता है। जैसे हर मनुष्य के अंदर असीम शक्ति होती है, योग से उस शक्ति को क्या जाता है, जगाया जाता है। ठीक है, मनुष्य के अंदर, हर मनुष्य के अंदर क्या होती है, एक असीम शक्ति होती है, उसे क्या करता है, योग से उसे जगाया जाता है उस शक्ति को। ठीक है, दूसरा मन का नियंत्रण। मन का नियंत्रण यानी योग के माध्यम से मन को नियंत्रित किया जा सकता है। उसके बाद तीसरा यहाँ पे बता रहा है 4 प्रकार के योग। 4 प्रकार के योग स्वामी विवेकानंद ने योग को 4 भागों में विभाजित किया है। स्वामी विवेकानंद ने, ये आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग के 4 भाग कौन कौन से हैं, उन्होंने कितने भागों में विभाजित किया है, तो आप ये ध्यान सकते हैं। तो उन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। ठीक है, तो योग के कितने, स्वामी ऐसे भी पूछ सकता है कि योग के विवेकानंद ने कितने प्रकार बताए, तो 4 प्रकार बताएं। कौन कौन से, राजयोग, कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग। ठीक है, ये 4 प्रकार हो जाएंगे, तो आपको इनको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इनका अर्थ समझ लेना है। जो राजयोग है वो ध्यान और मानसिक नियंत्रण का योग है। ठीक है, ध्यान और मानसिक नियंत्रण का योग कौन है, राजयोग। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कर्मयोग, यानी निस्वार्थ कर्म करने का मार्ग होता है कर्मयोग। ठीक है, भक्ति योग, ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति। ठीक है, ज्ञान योग, ज्ञान और आत्मबोध का मार्ग होता है। ठीक है, क्लियर। तो ये 4 प्रकार है स्वामी विवेकानंद के अनुसार योग के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप देख सकते हैं, मानव सेवा। उनका मानना था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है। विवेकानंद जी कहते थे कि आप लोगों की हेल्प कीजिए, मदद कीजिए, उनकी सेवा कीजिए, वो ही ईश्वर सेवा है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे आप गरीब की मदद करना, समाज की सेवा करना भी योग का एक रूप होता है। ठीक है, तो बंटी क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो। और बंटी क्लासेस के नोट्स परचेस करने के लिए आप, ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है 72 40 28 72 81, इस नंबर पर आप व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं, आपको नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप नोट्स परचेस कर लीजिए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले भी इन्हें पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्राणायाम के उपयोगी बंद लिखिए। तो प्राणायाम के आपको उपयोगी बंद लिखने हैं, तो उनको पहले जानना है कि बंद होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका अर्थ जानते हैं। योग में बंद का अर्थ होता क्या है, तो शरीर के किसी भाग को संकुचित या लॉक करना ताकि शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित किया जा सके, यही आपका बंद होता है। ठीक है, प्राणायाम करते समय 3 मुख्य बंद उपयोग किए जाते हैं। प्राणायाम करते समय 3 मुख्य बंद उपयोग किए जाते हैं, तो वो कौन कौन से हैं यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले जो आता है आपका मूल बंद आता है। ठीक है, मूल बंद, इसमें क्या होता है, इसमें गुदा और जननांग क्षेत्र की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचा जाता है। अब इसके लाभ देकर शरीर की ऊर्जा को ऊपर की ओर ले जाने में मदद करता है, ध्यान और मानसिक शक्ति बढ़ती है। ठीक है, उदाहरण से समझें, जैसे हम पेशाब रोकने के लिए नीचे की मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं। ठीक है, अब आपका आएगा उड्डयन बंद। उड्डयन बंद आपका दूसरा, इसमें पेट को पूरी तरह अंदर खींचकर ऊपर उठाया जाता है। इसके लाभ देखें, पाचन तंत्र मजबूत होता है इससे, उड्डयन बंद से, और पेट की बीमारियां कम होती हैं। किससे होती हैं जी, उड्डयन बंद से होती हैं। ठीक है, उड्डयन बंद से। उदाहरण जैसे कि जब हम सांस बाहर छोड़कर पेट को पूरी तरह अंदर खींच लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका आता है जालंधर बंद। कौन सा बंद आता है, जालंधर बंद। ठीक है, आपको इनको अच्छे से पढ़ना है, फर्स्ट ईयर वाले भी और सेकंड ईयर वाली। इसमें ठोड़ी को नीचे झुकाकर छाती से लगाया जाता है। जालंधर बंद में क्या किया जाता है, ठोड़ी को नीचे झुकाकर छाती से लगाया जाता है, जिसके लाभ आप देख सकते हैं। गले और थायराइड ग्रंथि को लाभ मिलता है और सांस नियंत्रण करने में क्या होती है, मदद मिलती है। ठीक है, उदाहरण देखें, प्राणायाम करते समय ठोड़ी को गर्दन से लगाकर नीचे झुकाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं, अभी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। कपालभाति प्राणायाम के लाभ लिखिए। कपालभाति प्राणायाम के लाभ लिखिए। कपालभाति एक महत्वपूर्ण योग क्रिया है जिसमें तेजी से सांस बाहर छोड़ी जाती है और सांस अपने आप अंदर चली जाती है, ठीक है। कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क, सिर, मस्तिष्क यानी सिर, और भांति का अर्थ होता है प्रकाश या चमक, ठीक है। और अच्छे से समझें आप इसे। कपाल का क्या अर्थ होता है? कपाल का अर्थ होता है मस्तिष्क यानी कि सिर, और भांति का अर्थ होता है प्रकाश या चमक। इसलिए कपालभाति से मस्तिष्क और चेहरा कैसा होता है? तेजस्वी बनता है, ठीक है। कपालभाति करने से क्या होता है? मस्तिष्क और चेहरा कैसा बनता है? तेजस्वी बनता है, ठीक है। अब इसके लाभ देखेंगे। कपालभाति के लाभ: पाचन तंत्र मजबूत होता है, इससे पेट की चर्बी कम करने में मदद करता है। ये फेफड़े मजबूत होते हैं, शरीर से विषैले पदार्थ बाहर निकलते हैं, दिमाग को ऊर्जा और ताजगी मिलती है, ठीक है। आप ये कपालभाति के लाभ इन्हें अच्छे से पढ़ें, और कब्ज और गैस की समस्या कम होती है, ठीक है। अब इसके उदाहरण समझेंगे। यहाँ पे उदाहरण देखेंगे। जब हम तेजी से पेट को अंदर खींचते हुए सांस बाहर निकालते हैं तो यह कपालभाति प्राणायाम होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है स्वामी शिवानंद सरस्वती का योग के क्षेत्र में योगदान बताना है। स्वामी शिवानंद सरस्वती का योग के क्षेत्र में योगदान आपको बताना है। तो समझेंगे जो स्वामी शिवानंद सरस्वती हैं उनका क्या योगदान रहा योग के क्षेत्र में, ठीक है। स्वामी शिवानंद सरस्वती भारत के महान योग गुरु, संत और आध्यात्मिक शिक्षक थे। उन्होंने योग और आध्यात्मिक ज्ञान को पूरे विश्व में फैलाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ठीक है। आप इन्हें अच्छे से याद रखें स्टार्टिंग के लिए। अब उनके प्रमुख योगदान की बात करें तो दिव्य जीवन संघ स्थापना। तो उन्होंने 1936 में ऋषिकेश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य योग और आध्यात्मिक शिक्षा फैलाना था। जो उनके दिव्य जीवन संघ की स्थापना कब की गई थी? उन्हें 1936 में ऋषिकेश में की गई थी, डिवाइन लाइफ सोसाइटी, ठीक है। डिवाइन लाइफ सोसाइटी यानी कि दिव्य जीवन संघ, ठीक है। इंग्लिश में डिवाइन लाइफ सोसाइटी बोलते हैं और हिंदी में से बोलते हैं दिव्य जीवन संघ, जिसकी स्थापना 1936 में की गई थी। किस में कहाँ पर की गई थी? ऋषिकेश में, ठीक है। इतना याद रखेंगे, एक नंबर में पूछ ले तो। नेक्स्ट, योग का प्रचार। उन्होंने योग, प्राणायाम और ध्यान को आम लोगों तक पहुँचाया, ठीक है। योग का प्रचार किया उन्होंने, पुस्तकें लिखी। उन्होंने योग, स्वास्थ्य और आध्यात्म पर क्या 200 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। 200 से अधिक पुस्तकें लिखी हैं। और देखें यहाँ चौथा देखें, विश्व में योग का प्रसार। विश्व में योग का प्रसार किया उन्होंने। उनके शिष्यों ने योग को भारत के बाहर भी कई देशों में फैलाया, ठीक है। पांचवा योगदान देखेंगे। पांचवा योगदान, सेवा और साधन का संदेश। यानी उन्होंने लोगों को क्या किया? सर्व, लव, गिव, प्योरीफाई, मेडिटेट, रियलाइज का संदेश दिया। ये आदि संदेश उन्होंने दिए थे, ठीक है। क्लियर? उदाहरण देखें। आज भी उनके आश्रम में दुनिया भर से लोग योग और ध्यान सीखने के लिए आते हैं। ये आप लिख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अद्वैतवाद या अद्वैतम की व्याख्या कीजिए। यानी अद्वैतवाद का अर्थ है दो नहीं बल्कि एक। दो नहीं बल्कि एक। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है बल्कि दोनों क्या है? एक ही हैं। अद्वैतवाद का अर्थ होता है दो नहीं बल्कि एक। अद्वैतवाद का अर्थ क्या होता है? दो नहीं बल्कि एक। इस सिद्धांत के अनुसार आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। ये सिद्धांत कहता है कि जो परमात्मा है और आपकी आत्मा है वो अलग नहीं है बल्कि दोनों ही एक ही हैं, ठीक है। और समझे, इस विचार के अनुसार इस संसार में जो भी वह एक ही परम सत्य ब्रह्म का रूप है, ठीक है। एक ही परम सत्य है। और इसके जो मुख्य सिद्धांत है वो समझेंगे। ब्रह्म ही एकमात्र सत्य है
आत्मा और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। संसार में दिखाई देने वाला भेद केवल अज्ञान के माया के कारण है। ठीक है, अज्ञान यानी माया के कारण है। उदाहरण देखें यहाँ पे, जैसे समुद्र और उसकी लहरें अलग अलग दिखाई देती हैं, लेकिन वास्तव में दोनों एक ही पानी से बने होते हैं, इसी प्रकार आत्मा और परमात्मा एक ही है। ठीक है, क्लियर, आपको अच्छे समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, आवा सादा वाले देखेंगे अब थोड़े। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुखासन है। तो सुखासन क्या है, ये 4 आपको विकल्प दिए गए, इनमें से आपको आंसर बताना है। जैसे कि पहला जो आसन कह रहा है कि बैठकर किए जाने वाला आसन, लेटकर किए जाने वाला आसन, सिर के बल किए जाने वाला आसन, या खड़े होकर किए जाने वाला आसन। सुखासन क्या है, तो सुखासन बैठकर किए जाने वाला आसन है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, बैठकर किए जाने वाला आसन। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं, थोड़ी व्याख्या सहित समझाएंगे इसको, सुखासन को। सुखासन योग का एक सरल आसन है। सुखासन क्या है, योग का एक सरल आसन है जिसमें व्यक्ति आराम से पैर मोड़कर बैठता है। इसे ध्यान या प्राणायाम करने के लिए किया जाता है। इसे ध्यान या प्राणायाम करने के लिए किया जाता है। उदाहरण देखें यहाँ पे, जैसे जब हम जमीन पर पालती मारकर आराम से बैठते हैं, वही सुखासन की स्थिति होती है। ठीक है, आराम से समझ रहे हैं आप। क्लियर। नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन देखें। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियां होती हैं। ये क्वेश्चन अच्छे से डिटेल में हम पहले बता चुके हैं, शायद फर्स्ट ईयर वाली क्लास में बताए थे या सेकंड ईयर वाली में बताए थे, इतना ध्यान नहीं, लेकिन बता चुके हैं। सूर्य नमस्कार के आपके जो 12 नियम होते हैं उनके बारे में बता चुके हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, सूर्य नमस्कार की कितनी स्थितियाँ होती हैं, 12 होती हैं। और थोड़ा यहाँ पे आप समझ सकते हैं, जैसे हमने लिख भी रखा है कुछ यहाँ पे, सूर्य नमस्कार में 12 अलग अलग योग मुद्राएं होती हैं जिन्हें क्रम से किया जाता है। ठीक है, इन्हें सूर्य नमस्कार के मंत्र भी बोला जाता है। तो यहाँ पे कुछ ऐसे पहला आप देख सकते हैं, कुछ एग्जाम्पल के दे रखा है, आप भी लिख सकते हैं लिखने को बोले तो, जैसे प्राणायामसन और हस्त उत्तानासन और पद्मस्थान और अश्व संचलनासन। ठीक है, इसी तरह कुल 12 चरण होते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राणायाम की विधि। प्राणायाम की विधि कौन सी होती है ये आपको बताना। तो प्राणायाम की विधि आपकी ये सारी की सारी होती हैं, अनुलोम विलोम, भ्रामरी और विपरीत, ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राणायाम की विधि ये सारी की सारी होती हैं। ठीक है, थोड़ा और अच्छे से समझेंगे उदाहरण सहित। प्राणायाम मांस से जुड़े योग अभ्यास होते हैं। प्राणायाम मांस से जुड़े योग अभ्यास होते हैं। इनमें अनुलोम विलोम, भ्रामरी, विपरीत, करनी जैसी कई विधियां शामिल होती हैं। ठीक है, अनुलोम विलोम एक नाक से सांस लेना और दूसरी से छोड़ना। भ्रामरी यानी मधुमक्खी जैसी आवाज़ के साथ सांस छोड़ना। ठीक है, मधुमक्खी जैसी आवाज़ के साथ सांस छोड़ना। ये सारे क्वेश्चन वैसे हम करा चुके हैं। भ्रामरी, अनुलोम विलोम ये आपने पहले क्लास देखी होगी, तो इसमें आपको सारी चीज़ हम करा चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है नील क्रिया कितने प्रकार में होती है। जो नील क्रिया है वो 4 प्रकार में होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर 4 हो जाएगा। नील क्रिया कितने प्रकार की होती है, नील क्रिया 4 प्रकार की होती है। ठीक है, कौन कौन सी होती है वो देखेंगे यहाँ पे। तो योग में नील क्रिया के 4 प्रकार बताए जाते हैं। ये शरीर और मन को शुद्ध करने से जुड़ी क्रियाएं होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो 5वां हो जाएगा दिव्य जीवन संघ की स्थापना किसने की। अभी थोड़ी देर पहले ही हम इस क्वेश्चन को करके आए हैं कि दिव्य जीवन संघ की स्थापना किसने की थी। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने किया था, आराम से करके आए थे अभी हम। तो किसने की थी, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा स्वामी शिवानंद। ठीक है, स्वामी शिवानंद द्वारा की गई थी। कहाँ पे की गई थी, ऋषिकेश में। अभी थोड़ी देर पहले बताए थे हम दिव्य जीवन संघ। ठीक है,
यहाँ पे थोड़ी और इसे डिटेल से अच्छे से जानेंगे। अभी हम आपको यहाँ पे विस्तार से कराए थे। इंग्लिश में से डिवाइन लाइफ सोसाइटी कहते हैं दिव्य जीवन संघ को। इसकी स्थापना स्वामी शिवानंद ने 1936 में की थी। कहाँ पे की थी? ऋषिकेश में की थी। ठीक है। इस संस्था का उद्देश्य योग, अध्यात्म और सेवा का प्रचार करना था। अभी थोड़ी देर पहले आपको लॉन्ग क्वेश्चन में डिटेल से समझाए थे। आज ही इस संस्था के माध्यम से योग, ध्यान और आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन को रहा है धोती क्रिया क्या है। धोती क्रिया क्या है इसके बारे में आपको बताना। ठीक है, तो अच्छे से समझेंगे कि धोती क्रिया होती क्या है, फिर उसके कुछ प्रकार हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, आंसर को अच्छे से समझेंगे। पहले धोती क्रिया योग की षटकर्म यानी कि शरीर शुद्ध की क्रिया होती है। षटकर्म में से एक महत्वपूर्ण क्रिया है। इसका उद्देश्य शरीर के अंदर विशेष रूप से पेट, भोजन नली और पाचन तंत्र को साफ करना होता है। इस क्रिया के द्वारा शरीर के अंदर जमा गंदगी, विषैले पदार्थ, टॉक्सिन और अतिरिक्त कफ को बाहर निकाल दिया जाता है। इससे पाचन शक्ति कैसी होती है? मजबूत होती है और शरीर स्वस्थ रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें धोती क्रिया के कुछ प्रकार हैं जैसे कि ववन धोती, जिसमें गुनगुना नमक वाला पानी पीकर पेट की सफाई करना। फिर आपकी दंत धोती, इसमें दांत और जीभ की सफाई करना। उसके बाद वस्त्र धोती यानी कपड़े की पट्टी द्वारा पेट की सफाई करना। ठीक है, तो आप इन्हें अच्छे से पढ़ सकते हैं। चौथा आपका हो जाएगा जल धोती यानी पानी की सहायता से पेट को साफ करना। ठीक है, अब इसके लाभ भी देखेंगे। यहाँ पे पाचन तंत्र मजबूत होता है, इससे गैस और कब्ज की समस्या कम होती है। शरीर हल्का और स्वस्थ महसूस करता है। ठीक है, उदाहरण सहित और समझें आप अच्छे से धोती क्रिया को। अगर किसी व्यक्ति को बार बार पेट की या गैस की, अपच की समस्या होती है तो योग शिक्षक की देख रेख में धोती क्रिया करने से उचित राहत मिलती है। ठीक है, आप एग्जाम्पल सहित अच्छे से इसे पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है योग का शाब्दिक अर्थ बताइए। तो योग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ये आपको बताना है। तो योग शब्द संस्कृति की युज धातु से बना है। ठीक है, योग शब्द कहाँ से बना? युज धातु से बना है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, मिलाना या एक करना। ठीक है, क्लियर। और थोड़ा सरल तरीके से समझें। यहाँ पे योग का मतलब है शरीर, मन और आत्मा को एक साथ जोड़ना और संतुलित करना। ठीक है, जब मन, शरीर और आत्मा एक साथ संतुलित होते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ और खुश रहता है। ठीक है, और योग के जो मुख्य अंग हैं उनके बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो योग के जो मुख्य अंग होते हैं वो कौन से होते हैं? आसन होता है, प्राणायाम होता है, ध्यान और नियम और संयम होता है। ठीक है, अब इसके लाभ भी देखें। यहाँ पे लाभ भी पूछ लेता है, योग के लाभ बताइए। तो शरीर स्वस्थ और मजबूत बनता है योग से, मन शांत रहता है, तनाव कम होता है, एकाग्रता बढ़ती है। ये आप योग के लाभ लिख सकते हैं। उदाहरण सहित समझें यहाँ पे। जैसे जब छात्र रोज सुबह योगासन और ध्यान करते हैं तो उनका मन शांत रहता है और पढ़ाई में ध्यान अच्छी तरह लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। त्राटक क्रिया क्या होती है और इसके दो लाभ लिखिए। ठीक है, त्राटक क्रिया क्या होती है इसके बारे में आपको बताना और इसके लाभ भी लिखने। तो चलिए त्राटक क्रिया के बारे में अच्छे से पढ़ते हैं, फिर उसके लाभ भी देखेंगे। त्राटक क्रिया योग की एक महत्वपूर्ण ध्यान और शुद्धि क्रिया है। इसमें किसी एक वस्तु जैसे दीपक की लौ, बिंदु या किसी चित्र को बिना पलक झपकाए लगातार देखना, यानी कि एक जगह किसी भी चीज़ को आप देख रहे हैं वहाँ पे फोकस करना, बिल्कुल फोकस करना बिना पलक झपकाए, तो उसे क्या कहते हैं? त्राटक क्रिया कहते हैं। इस क्रिया से आंखें और मन दोनों मजबूत होते हैं। ठीक है, इस क्रिया से क्या होता है? आंखें और मन दोनों मजबूत होते हैं। तो त्राटक क्रिया के दो लाभ लिखें। आप भी करनी चाहिए, आपको करनी चाहिए त्राटक क्रिया। आपको जो भी हम योग के बारे में पढ़ा रहे हैं आप देख सकते हैं योग का कितना फ़ायदा होता है। अगर आप इन योगों को करते हैं तो आपका मन शांत रहेगा और आपकी बुद्धि भी तेज रहेगी। ठीक है, योग के बारे में कितना देखो आप देख सकते हैं, पढ़ रहे हैं। तो त्राटक क्रिया के जो लाभ हैं उनमें जो मुख्य दो लाभों में से एक लाभ ये है कि आँखों की रोशनी बढ़ती है। त्राटक क्रिया करने से क्या होता है? आँखों की रोशनी बढ़ती है। कैसे? यहाँ पे आप इसका देखेंगे। त्राटक करने से आँखों की मांसपेशियाँ मजबूत होती हैं और आँखों की थकान कम होती है, इसलिए आँखों की क्या होती है? रोशनी बढ़ती है। ठीक है, दूसरा लाभ देखें, एकाग्रता बढ़ती है, यानी किसी एक वस्तु को लगातार देखने से मन स्थिर और ध्यान
लगाने की क्षमता कैसी होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो और इसके अन्य लाभ भी देख सकते हैं, तनाव और चिंता कम होती है, याददाश्त बढ़ती है, मन शांत रहता है। ठीक है, और भी पूछे तो आप ये भी लिख सकते हैं, उदाहरण सहित यहाँ पे समझ सकते हैं कि रात में शांत कमरे में दीपक या मोमबत्ती जलाकर उसकी लौ को ध्यान से देखना त्राटक क्रिया का एक सामान्य अभ्यास है। रात में शांत कमरे में एक दीपक या मोमबत्ती जलाकर आप उसकी लौ को ध्यान से देख सकते हैं, लगातार देख सकते हैं बिना पलक झपकाए। ये आपके लिए त्राटक क्रिया होगी। ठीक है, और इससे आपकी आंखें कैसी होंगी, मजबूत होंगी और आंखों की रोशनी बढ़ेगी। ठीक है, आप ये एक बार 2 बार करके देखना। ठीक है, अच्छा रहेगा आपकी आंखों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सूर्य नमस्कार के समय सावधानी लिखिए। यानी कि सूर्य नमस्कार करते समय आपको कौन कौन सी चीज़ों यानी कौन कौन सी सावधानियों का यानी बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, वो उनके बारे में आपको लिखना है। तो पहले सूर्य नमस्कार के बारे में थोड़ा समझें। सूर्य नमस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण योग है, अभ्यास है, जिसमें 12 अलग अलग आसन होते हैं। इसे करते समय कुछ सावधानियां रखना जरूरी होता है। ठीक है, आप ऐसे शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखेंगे सावधानियां देखेंगे, खाली पेट करना चाहिए। ठीक है, सूर्य नमस्कार हमेशा सुबह खाली पेट करना चाहिए। दूसरा देखें सही जगह का चुनाव करें, यानी इसे साफ, शांत और खुली जगह पर करना चाहिए। सूर्य नमस्कार को धीरे धीरे शुरू करें, शुरुआत में कम चक्र करें, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएं। ठीक है, शुरुआत कम से करें, धीरे धीरे आपको बढ़ाना है। चौथा देखें आप सही सांस लेना, यानी कि हर आसन के साथ सांस लेने और छोड़ने की सही तरीका अपनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपका आता है बीमारी में सावधानी। बीमारी में सावधानी, अगर किसी को कमर दर्द, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप या कमजोरी है तो योग शिक्षा या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ठीक है, अब इसके लाभ देखें। लाभ की बात करें तो सूर्य नमस्कार करने से क्या होता है, यहाँ पे लाभ देखेंगे। शरीर मजबूत और लचीला बनता है, रक्त संचार अच्छा होता है, पाचन तंत्र मजबूत होता है, ऊर्जा और स्फूर्ति बढ़ती है। ठीक है, तो ये आप इसके लाभ देख सकते हैं। और यहाँ पे आप देखें अगर कोई छात्र रोज़ सुबह 10 या 5 से 10 बार सूर्य नमस्कार करता है, उसका शरीर फिट रहता है और दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। ठीक है, ये आप सूर्य नमस्कार के लाभ देख सकते हैं भाई, कितना फ़ायदा होता है योग करने से। ठीक है, आपने क्लास अभी लाइक नहीं की है तो कम से कम क्लास को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट और भी सरल और आसान भाषा में क्वेश्चन आंसर पढ़ने के लिए, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें। और बंटी क्लासेस के नोट्स जरूर परचेस कर लें भैया। मैं आपको फिर से नंबर नोट करा देता हूँ। नंबर नोट कर लें 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, क्योंकि योग शिक्षा में आप तुक्का नहीं लगा सकते। योग के लिए आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप फेल नहीं होना चाहते तो आप इसे अच्छे से पढ़ें। 72 40 28 72 81 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आसन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। आसन का क्या अर्थ है वो आपको बताना है। ठीक है, आसन का अर्थ शरीर को स्थिर और आरामदायक संतुलित स्थिति में रखना होता है। योग में शरीर को स्वस्थ, मजबूत और लचीला बनाने के लिए अलग अलग आसन किए जाते हैं। ठीक है, तो आसन के उद्देश्य यहाँ पे लिखे हुए हैं वो समझेंगे। आसन के उद्देश्य शरीर को स्वस्थ बनाना। ठीक है, आसन क्या करता है, शरीर को स्वस्थ बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, मन को शांत रखता है, शरीर में संतुलन बनाए रखना। ठीक है, ये आसन के मुख्य उद्देश्य हैं। कुछ प्रमुख आसन यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ताड़ासन आपका आसन होगा, भुजंगासन, पद्मासन, वज्रासन और त्रिकोणासन। ठीक है, ये आपके आसन है और इनके लाभ भी देख सकते हैं आप। आसन के लाभ, शरीर लचीला बनता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, मानसिक तनाव कम होता है। ये आसन के आपके लाभ हो गए। जैसे कि यहाँ पे उदाहरण देखेंगे, जैसे पद्मासन में बैठकर ध्यान करने से मन शांत रहता है और ध्यान लगने में आसानी होती है। ठीक है, नोट्स में मिल जाएंगे आपको ये सारी PDF। आप नोट्स जरूर परचेस कर लें भाई, आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है चंद्रभेदी प्राणायाम को लिखिए। चंद्रभेदी प्राणायाम क्या होता है इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए देखते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम। ठीक है, और इसकी करने की जो विधि है वो भी देखें। पहले देखते हैं चंद्रभेदी प्राणायाम होता क्या है। चंद्रभेदी प्राणायाम योग का एक महत्वपूर्ण श्वास अभ्यास है। इसमें बाईं नासिका यानी नाक का बायां छेद से सांस
अंदर ली जाती है और दाईं नासिका से सांस बाहर छोड़ी जाती है। योग शास्त्र के अनुसार बाईं नासिका को चंद्र नाड़ी यानी कि इड़ा नाड़ी कहा जाता है। यह शरीर को शांत, ठंडा और संतुलित करती है, इसीलिए इस प्राणायाम को चंद्र भेदी प्राणायाम कहा जाता है। ठीक है, आप इसे एक बार और अच्छे से पढ़ लें, अच्छे से समझ लें, वीडियो पॉज करके अच्छे से पढ़ें। यहाँ नोट्स आप परचेस कर लें, नोट्स में सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे आपको। ठीक है, अब इसे करने की विधि आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जो इसे करेंगे कैसे आप ये देख सकते हैं। किसी शांत और साफ जगह पर बैठें। सबसे पहले पद्मासन, सुखासन या वज्रासन में बैठें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और शरीर को ढीला रखें। ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे से दाईं नासिका बंद करें। बाईं नासिका से धीरे धीरे गहरी सांस अंदर की तरफ लें। उसके बाद आप बाईं नासिका बंद करके दाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ें। इसी प्रक्रिया को 10 से 15 बार दोहराइए। ठीक है, क्लियर, ये आपकी करने की विधि हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लाभ देखें। लाभ कौन कौन से आप लाभ देख सकते हैं, तो लाभ देखेंगे। शरीर में शांति और ठंडक आती है, गुस्सा और तनाव कम होता है, उच्च रक्तचाप यानी हाई BP को नियंत्रित करने में मदद मिलती है, मन शांत होता है और ध्यान लगाने में क्या होती है, आसानी होती है। ठीक है, अब उदाहरण सहित भी आप इसे समझ सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति बहुत चिंतित या क्रोधित हो जाता है तो वह 10 से 15 मिनट चंद्र भेदी प्राणायाम करे, इससे मन शांत और हो जाता है। ठीक है, इससे चंद्र भेदी प्राणायाम से क्या होता है, मन शांत हो जाता है। जो बच्चा चिंतित है, टेंशन है, अगर आपको टेंशन हो रही है एग्जाम को लेकर, तो आप चंद्र भेदी प्राणायाम कर सकते हैं। ठीक है, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्राणायाम के अंग या भेद लिखिए। प्राणायाम के अंग या आपको भेद लिखने। सबसे पहले प्राणायाम का अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद उसके भेद लिखेंगे। ठीक है, प्राणायाम का अर्थ है सांस को नियंत्रित करना। इसमें सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, तो इसके प्राणायाम के 3 मुख्य अंग होते हैं, वो कौन कौन से हैं जहाँ पे जानेंगे। सबसे जो पहला अंग है आपका पूरक अंग हो जाएगा। ठीक है, पूरक अंग यानी सांस को अंदर लेना पूरक कहलाता है। जब हम गहरी सांस लेते हैं और फेफड़े को हवा से भरते हैं। ठीक है, दूसरा आपका हो जाएगा कुंभक। दूसरा क्या हो जाएगा आपका, कुंभक हो जाएगा। ठीक है, सांस को कुछ समय तक रोक कर रखना कुंभक कहलाता है। ठीक है, सांस को कुछ समय तक रोकना कुंभक कहलाता है। कुंभक 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आप यहाँ पे ये पढ़ेंगे। तो आपका जो कुंभक है वो 2 प्रकार के होते हैं। अंतर कुंभक जो सांस अंदर लेने के बाद रोकना, और बाह्य कुंभक यानी सांस बाहर छोड़ने के बाद रोकना। ठीक है, जब हम गहरी सांस लेकर कुछ सेकंड तक उसे रोक कर रखते हैं। उदाहरण सहित आप समझ रहे होंगे सारे क्वेश्चंस को। और तीसरा आपका रेचक हो जाएगा, जिसमें सांस को धीरे धीरे बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। जब हम धीरे धीरे सांस बाहर निकालते हैं। ठीक है, जब हम धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, रेचक हो जाएगा। ठीक है, और सरल उदाहरण से समझें। अगर कोई व्यक्ति पहले गहरी सांस अंदर लेता है, फिर कुछ सेकंड रोकता है, फिर धीरे धीरे बाहर छोड़ता है, यह पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, प्राणायाम कहलाती है। ठीक है, क्लियर। तो अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जितने बच्चे पहली बार जुड़ रहे हैं, तो नोट्स के लिए आप ये नंबर नोट कर लें। मैं आपको नंबर नोट करा देता हूँ, 72 40 28 72 81। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स परचेस कर सकते हैं, अच्छी परसेंटेज बना सकते हैं। ये आपके पास लास्ट मौका है, इसके बाद कोई मौका नहीं है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो जितने बच्चे देख रहे हैं, और क्लास को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, तो मिलते अगले नई क्लास में। जय हिंद, जय भारत।